Bismillahirrahmanirrahim. We are discussing the topic multiple regression analysis and overall significance, और जिसमें हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे रिलेशनशिप बिटवीन आर स्क्वायर और एफ को, जिसमें हमने कंक्लूड किया था कि हमारे पास एफ स्टेटिस्टिक विल बी इक्वल्स टू आर स्क्वायर ओवर के माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस के इक्वल होती है, क्योंकि हमारे पास एफ स्टैट और आर स्क्वायर दोनों टोटल सम ऑफ स्क्वायर से डिराइव किए गए हैं. सो दैट इज व्हाई दिस इज द रिलेशन दैट बोथ हैविंग. उसके बाद अब हमने यहाँ पे स्टार्ट करना है कि व्हाट इज द Hessian rule for testing the overall significance of a multiple regression analysis in terms of R square. अगर हमारे पास R square आ जाता है तो हम उसको किस तरह से regression analysis को overall significance को टेस्ट कर सकते हैं. This is the slide number 32. The Hessian rule is given here, testing the overall significance of a regression in terms of R square, alternative but equivalent test to that we have already discussed. यहाँ हमारे पास k वेरिएबल केस है. k वेरिएबल केस हमारे पास ऐसा है कि yi is equals to beta 1 plus beta 2 x2 plus beta 3 x3 plus so on beta x beta k xk plus ui आ रहा है. टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के लिए हमारे पास नल की फॉर्मूलेशन कुछ ऐसे हो रही है that h naught is beta 2 is equals to beta 3 is equals to beta k n equals to 0, यानी कि सब हमारे पास तमाम बीटास equals to 0 हो रहे हैं simultaneously. This is what actually the null hypothesis is. अब हम अगर यहाँ पर देखते हैं कि हमारा इसके वर्स में इनवर्स में alternative hypothesis क्या बन रहा है, तो we can see here that not all the slope coefficients are simultaneously 0. कंप्यूट करेंगे विद द हेल्प ऑफ आर स्क्वायर, उसी फॉर्मूला को यूज करते हुए जो हमने अभी लास्ट लेक्चर में अभी भी मैंने स्टार्ट में बताया इस लेक्चर के, और लास्ट लेक्चर में भी हमने इसको डिस्कस किया, इसको प्रॉपर्ली हमने डिराइव किया. अकॉर्डिंग टू द डेरिवेशन हमारे पास फॉर्मूला ऑफ एफ आ रहा है दैट आर स्क्वायर divided by k minus 1 whole divided by 1 minus r square divided by n minus k. अब अगर यहाँ पे हमारे पास f की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाती है f अल्फा डिग्री ऑफ फ्रीडम k minus 1 एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम n minus k, तो we have to reject the h naught. एंड अदरवाइज अगर हमारी f कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन हो जाती है f अल्फा डिग्री ऑफ फ्रीडम k minus 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम k minus 2 से, तो we have to accept the h naught. अब यहाँ पे बात करते हैं कि f अल्फा इंटू k minus 1 and n minus k क्या है. इज द क्रिटिकल f वैल्यू एट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और k minus 1 न्यूमरेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम है और n minus k डिनोमिनेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम है. ऑल्टरनेटिवली अगर हम प्रॉप वैल्यू को यूज करते हैं और वो सफिशिएंटली लो आती है हमारे पास, तो हम कह सकते हैं कि we have to reject the null hypothesis here, or we conclude here that हमारे पास हमारा ओवरऑल टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है. इसकी एक एग्जांपल आपके सामने है. एग्जांपल को डिस्कस करते हैं हम. फर्स्ट ऑफ ऑल इन द टू वेरिएबल मॉडल हम देखेंगे एनोवा टेबल फॉर द रिग्रेशन इक्वेशन. इसमें सोर्सेज ऑफ वेरिएशन आ रहे हैं. एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू द GNP per capita. सोर्सेज हैं सम ऑफ स्क्वायर्स आ रहे हैं 60,449 विद द डिग्री ऑफ फ्रीडम 1. मीन स्क्वायर इसका आ रहा है एग्जैक्टली वही, क्योंकि उसको 1 से डिवाइड किया है. रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स आ रहे हैं 303,228.5. डिग्री ऑफ फ्रीडम है हमारे पास 62, और हमारे पास मीन स्क्वायर आ रहा है 4890.78. Now this is the time to look at the model from the first stage. individual estimation individual parameter की significance से start करेंगे और फिर हम overall significance की तरफ जाएंगे. अब यहाँ पे बेसिक assumption हमारे पास ये कह रही है कि
सपोज करते हैं वी गेट रिग्रेस द चाइल्ड मोर्टेलिटी इन द ऑन द पर कैपिटल जीएनपी एंड ऑब्टेन करते हैं वी गॉट द फॉलोइंग रिग्रेशन इक्वेशन, जिसके रिजल्ट स्लाइड नंबर 33 पे मौजूद हैं। 33 पे जो हमारे पास रिजल्ट्स अवेलेबल हैं, अगर हम उसको गौर से देखें तो चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेटेड इज इक्वल्स टू 157.4244 माइनस 0.0114 पर कैपिटल जीएनपी आ रहा है। टी वैल्यूज को दे दिया गया है और प्रॉप वैल्यूज को भी दिया गया है। अगर हम इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस की बात करें यहाँ पर, तो हमारे सामने ये भी क्लियर है कि बाय यूजिंग द 2T जनरल रूल ऑफ थंब हमारे पास वैल्यू 15 आ रही है, जो कि 2 से बहुत ज़्यादा हाई है। तो इट मीन्स दैट कि हमारे पास इंटरसेप्ट एस्टिमेटर सफिशिएंटली सिग्निफिकेंट है और हाईली सिग्निफिकेंट कैटेगरी में आ रहा है। इसी तरह से पर कैपिटल जीएनपी का कोएफिशिएंट पर कैपिटल जीएनपी का जो एस्टिमेट है हमारे पास, स्लोप फैक्टर भी है इस इक्वेशन का, उसकी टी रेशियो आ रही है -3.5156। अगर हम इसको एब्सोल्यूट फॉर्म में देखें निग्लेक्टिंग द साइन ऑफ माइनस, तो ये भी हमारे पास हाईली सिग्निफिकेंट आ रही है। एज दिस रिजल्ट शोज दैट per capita GNP has a significant effect on the child mortality। ANOVA table भी हमारे सामने रिस्पॉन्ड कर रही है the preceding regression equation in the table 8.5 assume करते हैं the disturbance terms are normally distributed or hypothesis that per capita GNP has no effect on चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो हमारे पास एफ स्टैट की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 12.3598। इसको अगर हम कंपेयर करते हैं विद द एफ अल्फा 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ 1 and 62, से we conclude that this value lies in the critical region, stating that this equation becomes the overall statistically significant for these two models, जो हमने दो वेरिएबल्स के साथ हमने जो मॉडल बनाया है। अब अगर हमने टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ ओएलएस एस्टिमेट को करना है, तो हमें सबसे पहले पता है कि हम एक दफ़ा थोड़ा सा रिव्यू कर रहे हैं कि अब हम कैसे हमने अपने ईव्यूज और माइक्रोसॉफ्ट को यूज़ करते हुए हमने वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सारे स्टेजेस को, स्टेप्स को कंप्रीहेंसिवली स्टेप्स में बता दिया गया है। नंबर 1 स्टेप आता है सेट द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जो कि हमारे पास 2 टेल भी हो सकता है, 1 टेल भी हो सकता है। स्लाइड नंबर 34 इज हियर। नल हाइपोथेसिस अगर हमारे पास बीटा इक्वल्स टू 0 है, तो हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बीटा नॉट इक्वल्स टू 0 होगा और इसको हम 2 टेल टेस्ट कहेंगे। लेकिन अगर हमारे पास कुछ स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन अबाउट द साइंस है एस्टिमेट्स की, तो हम अज्यूम कर सकते हैं 1 टेल टेस्ट को भी। Step number 2 में we have to compute the t statistic value by the formula estimated beta minus true population parameter beta divided by its standard error, whether here beta under the null hypothesis is 0। अगर हमारे पास null hypothesis में यहाँ पर beta equals to 0 आ रहा है, तो इसका मतलब होगा कि हमारी रिड्यूस हो जाएगी t stats की इक्वेशन और वो बन जाएगी estimated beta divided by standard error of बीटा 2। थर्ड स्टेप पे हमें कंप्यूट करना है, फाइंड करना है टी टेबल से क्रिटिकल वैल्यू को, और स्टेप नंबर 4 पे हमने सिंपली उन टी स्टार्ट की कंप्यूटेड वैल्यू को क्रिटिकल वैल्यूज के साथ कंपेयर करना है इन द एब्सोल्यूट फॉर्म, सो दैट वी कैन नॉट consider the sign of plus or minus here. Something we have to note here that if you want to test a difference hypothesis, that is beta is equals to 1, तो हमारा फॉर्मूला रह जाएगा बीटा एस्टिमेटेड माइनस बीटा, क्योंकि यहाँ पे बीटा की वैल्यू 1 आ रही है। इट इज नॉट अप्रोप्रिएट कि we have to use the test statistics provided by eViews or microfit। Yes, here we are on the most important part of this topic. In fact, my very favorite part of this topic, we have to read the stories of the figures again.
न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उनकी क्या स्टोरीज हैं। कुछ स्टोरीज ऐसी हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब हमारे पास थोड़ी सी स्टोरी उससे बियॉन्ड जा रही है, उसको देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। दीज आर द रिजल्ट्स शोइंग ऑन द पेज स्लाइड नंबर 35। ई व्यूज के रिजल्ट्स हैं आपके सामने। डिपेंडेंट वेरिएबल सबसे पहले नंबर पर होता है और वो है मेरे पास लॉग ऑफ इंपोर्ट। मेथड का नाम है मेरे पास लिस्ट केयर। टाइम एंड डेट आपके सामने है। सैंपल की बात करेंगे और ऑब्जर्वेशन तो हम देखेंगे 34 ऑब्जर्वेशन है। 34 ऑब्जर्वेशन बता रही है कि हमारा डाटा क्वार्टरली है। इन द फर्स्ट पैनल ऑफ द टेबल हमारे पास वेरिएबल आ रहे हैं। इस पैनल में हमारे पास वेरिएबल्स की सारी इंफॉर्मेशन है और अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट तक की वैल्यूज को डिस्कस किया था। अब हमारे पास हम इस काबिल हो चुके हैं इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद कि हम स्टैंडर्ड एरर को भी पढ़ें, हम टी स्टार्स को भी पढ़ें और हम प्रॉप वैल्यू को भी स्टडी कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं एंड इंटरप्रेट कर सकते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कांस्टेंट हमारे पास इंटरसेप्ट है जिसकी वैल्यू है हमारे पास 0.631870 और स्टैंडर्ड एरर आ रहा है हमारे सामने 0.3443। अब मैं स्टैंडर्ड एरर को अगर 2 तक राउंड ऑफ करके डबल कर लूं तो मेरे पास आती है वैल्यू 0.68। 0.68 कोफिशिएंट की न्यूमेरिकल वैल्यू से ग्रेटर वैल्यू है, जिसकी वजह से बाय द रूल ऑफ स्टैंडर्ड एरर टेस्ट हम कंक्लूड करते हैं कि हमारे पास इंटरसेप्ट वैल्यू इनसिग्निफिकेंट है। अगर हम कंटिन्यू करें टी स्टैट की तरफ जाते हुए तो टी स्टैट की वैल्यू 1.83 है, वो भी सफिशिएंटली स्मॉल है एज कंपेयर टू 2। अगर हम यहाँ 2t का रूल ऑफ थंब अप्लाई करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे पास वैल्यू कम आ रही है। और साथ ही थर्ड पे हम इस चीज को हम कंफर्म कर रहे हैं बाय द यूज ऑफ प्रॉप वैल्यू। हमारे पास प्रॉप वैल्यू इक्वल और लेस होनी चाहिए 0.05 की, जबकि यहाँ हमारे पास प्रॉप वैल्यू आ रही है 0.076। तो चाहे हम स्टैंडर्ड एरर टेस्ट अप्लाई कर लें, चाहे हम टेस्ट स्टैटिस्टिक को रीड आउट कर लें, चाहे हम प्रॉप वैल्यू को देख लें, हमारा कंक्लूजन एक ही है कि हमारा इंटरसेप्ट इनसिग्निफिकेंट है। मैं फिर से रिपीट करूंगी कि स्टैंडर्ड एरर टेस्ट हमें वही कंक्लूजन बता रहा है, टेस्ट स्टैटिस्टिक भी हमें वही रिजल्ट बता रहा है, प्रॉप वैल्यू भी हमें एग्जैक्टली सेम कंक्लूजन दे रही है। अब हम अगर इसी कंक्लूजन की तमाम क्राइटेरियाज को लॉग जीडीपी पे अप्लाई करें तो हमें पता चलता है कि कोफिशिएंट वैल्यू आ रही है हमारे पास 1.926। स्टैंडर्ड एरर टेस्ट को देख लेते हैं, दैट 0.1688। इसको मैं अगर 2 तक राउंड ऑफ करती हूँ तो मेरे पास आता है 0.17। इसको अगर मैं डबल करती हूँ तो मेरे पास आती है 0.34। 0.34 sufficiently smaller है the numerical value of the estimate जो कि है 1.926। तो स्टैंडर्ड एरर टेस्ट के अकॉर्डिंग हमारा कंक्लूजन है कि लॉग जीडीपी का कोफिशिएंट, जिसको हम स्लोप पैरामीटर भी कहते हैं, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। अब हम टी स्टैट्स पे आते हैं तो हमारे पास टी स्टैट आ रही है 11.411। 2t रूल ऑफ थंब को अप्लाई करते हैं। 2t रूल ऑफ थंब को अगर हम अप्लाई करें तो हमारे पास टी स्टैट की वैल्यू 2 से बहुत ज्यादा हाई है, शोइंग दैट ये वैल्यू हमारी हाईली सिग्निफिकेंट है। थर्ड स्टेप हमारे पास प्रॉप वैल्यू का आ रहा है। प्रॉप वैल्यू को अगर हम देखें तो प्रॉप वैल्यू में हमारे पास 0.000 आ रहा है, दैट इज आल्सो इंडिकेटिंग कि ये हमारे पास सफिशिएंटली लो प्रॉप वैल्यू आ रही है और इंडिकेट कर रही है कि हमारी वैल्यू सफिशिएंटली हाईली सिग्निफिकेंट है। और हम आर स्क्वायर को देखेंगे, एडजस्टेड आर स्क्वायर को देखेंगे, रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स को देखेंगे, जिनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस रिजल्ट्स आर कि हमने अपने वेरिएबल्स को कंक्लूड करना है कि क्या वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है।
ओवरऑल सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करते हैं तो हमने अभी एफ स्टैटिस्टिक को कंप्यूट किया है जो कि आ रहा है 441.143। इस टेस्ट की सिर्फ प्रॉब वैल्यू को अगर हम देखें तो हमारे पास आती है 0.00000 शोइंग दैट कि हमारा ओवरऑल टेस्ट जो है वो भी हाईली सिग्निफिकेंट है। दिस इज हाउ हमारे पास ई-व्यूज का रिजल्ट एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें हमारे पास इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस ऑफ पैरामीटर भी है और ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ ओवरऑल टेस्ट की भी है। Now there are some empirical questions that are the numeric discussion questions है जिनको स्टूडेंट्स खुद करेंगे कि from the data of 46 states in the United States for the 1992 रिजल्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं। आर स्क्वायर हमारे पास 0.27 आ रहा है। सी स्टैंड्स फॉर सिगरेट कंजम्पशन पर ईयर है। डी हमारे पास रियल प्राइस पर बैग आ रही है और वाई हमारे पास रियल डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सबसे पहले ये देखना है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द सिगरेट विद रिस्पेक्ट टू प्राइस क्या है। इलास्टिसिटी का वर्ड यहाँ आ रहा है, उसको देखने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट क्या लॉग हमारा जो हमारे मॉडल में वेरिएबल्स हैं दे आर अपीयरिंग इन द लॉग फॉर्म। इसको हम डबल लॉग फॉर्म भी कह सकते हैं, लॉग लीनियर फॉर्म भी कह सकते हैं। तो लॉग लीनियर फॉर्म में आपको पता है कि तमाम हमारे एस्टिमेटेड कोएफिशिएंट्स जो होते हैं वो इलास्टिसिटीज को शो करते हैं। तो यहाँ पे इलास्टिसिटीज हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू सिगरेट विद रिस्पेक्ट टू प्राइस आ रही है -1.34 और इसकी अगर हम स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट को देखें तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू आ रही है 0.32। इसको डबल करें तो इट कम्स इक्वल्स टू 0.64 जो कि 1.34 से स्मॉलर है। दिस शोज दैट कि हमारे पास दिस कोएफिशिएंट वैल्यू बीटा 1 इज sufficiently statistically significant है। Is it different from 1 statistically? 1 के लिए हम इसको कंप्यूट करके देखेंगे by the rule of formula estimated beta minus beta divided by standard error. This is the computation that left for the students. What is the income elasticity of demand for the cigarettes? Is it statistically significant? If not, what might be the reasons? अब यहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारे पास फॉर सिगरेट आ रही है 0.17। बट अगर हम स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंस को यहाँ पर चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि 0.20 को डबल करें तो 0.40 आता है जो कि सफिशिएंटली स्मॉलर लार्जर वैल्यू आ रही है कोएफिशिएंट से, इंडिकेट करती है कि हमारी वैल्यू हाईली इनसिग्निफिकेंट है। इसकी रीजन ये भी हो सकती है कि माइट बी वाई ऐसा फैक्टर ना हो जो कि सिगरेट की डिमांड को इलेबोरेट करता हो, क्योंकि वो तमाम लोग जो एडिक्टेड हो जाते हैं सिगरेट के उनके लिए हाई प्राइसेस कोई मानी नहीं रखती हैं, बल्कि एडिक्शन की वजह से वो स्मॉल लेवल ऑफ इनकम पर भी अपना लेवल ऑफ कंजम्पशन सेम रखते हैं। तो मे बी हियर द impact of income on the demand of cigarette becomes equals to 0. How would you retrieve R square from the adjusted R squares above? Adjusted R square आपके सामने है, R square आपने find out करना है, that comes to you easily। इसको आप find out कर सकते हैं by the with the help of a hint that I am giving you कि इसको आप degree of freedom के साथ solve करें। Empirical equation question number 2 आपके साथ discuss कर रहे हैं हम, slide number 34। For the sample of 209 firms, Woolrich obtained the following regression results. The log of salary is equals to 4.32 plus 0.28 log of sales plus 0.10174 rate of equity on rate on equity in percent or 0.00024 ROS. ROS means returns of the firm stocks. अब हमने पैरेंथेसिस में क्लियरली डिपिक्ट किए हुए हैं स्टैंडर्ड एरर्स। सबसे पहला इंटरप्रेटिंग क्वेश्चन है कि प्रीसीडिंग इक्वेशन टेकन इनटू
into the account any pure expectation that you might have about the signs of the various coefficients. सैलरी का सेल्स के साथ क्या ताल्लुक है, सैलरी का रेट ऑन इक्विटी के साथ क्या ताल्लुक है, और सैलरी का रेट ऑफ फर्म स्टॉक्स के साथ क्या ताल्लुक है। तो ये इसके बारे में हमारे पास कुछ प्योर इंफॉर्मेशन अगर है तो वो सिर्फ इतनी है कि अगर सेल्स हमारी ज़्यादा होगी किसी फर्म की तो हमारी सैलरी का ज़्यादा होना ज़्यादा हो सकती है। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी इन परसेंटेज ऑफ द फर्म ज़्यादा आ रही है तो भी हमारी सैलरी में इंक्रीज हो सकता है। और अगर रेट ऑन द फर्म स्टॉक, स्टॉक का मतलब है जो उसके बॉन्ड्स फिक्स स्टॉक्स आते हैं उन पे फर्म का रिटर्न ज़्यादा आ रहा है तो भी सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय बढ़ने की उम्मीद है। तो हमारे पास भी क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज द कोएफिशिएंट आर, which of the coefficient are individually statistically significant or 5% level of significance। तो अगर हम सिंपली स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट इंटरसेप्ट दैट 0.32 को डबल करेंगे 0.64 जो कि सफिशिएंटली लार्जर है, सफिशिएंटली स्मॉलर है ओरिजिनल क्वांटिटी के साथ, तो हमारे पास इंटरसेप्ट सिग्निफिकेंट है। अगर हम लॉग पैरामीटर को चेक करते हैं तो 0.035 आ रहा है, जिसको अगर हम डबल करें तो 0.07 आता है। 0.07 भी स्मॉलर है हमारे पास 0.280 से, ये भी इंडिविजुअली स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। अगर हम बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की तो 0.0041 जो कि जिसका अगर हम डबल करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.0082, वो भी इससे इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू से स्मॉलर है। तो हमारे पास रेट ऑफ ऑन इक्विटी का वेरिएबल या उसका जो एस्टिमेटर है वो भी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। लेकिन रिटर्न ऑन फर्म स्टॉक की अगर हम बात करें तो 0.0054 का डबल हमारे पास 00108 आता है, और वो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू से स्मॉलर है, से ग्रेटर चला जाता है, जिसकी वजह से हम कंक्लूड करते हैं कि ये सिग्निफिकेंट नहीं है। ओवरऑल सिग्निफिकेंस के लिए हमारे पास आर स्क्वायर आ रहा है जिसको एलेबोरेट कर रहा है कि हमारे पास 28.3% ऑफ वेरिएशंस आर बीन एक्सप्लेन्ड बाय सेल्स, rate on equity, return on equity in percentage and return on the firm stock। स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर मैं इस चीज को न्यूमेरिकली असाइनमेंट के तौर पर छोड़ती हूँ कि वो यहाँ पे कंप्यूट करेंगे एफ स्टैट्स को भी by the help of the formula। Can you interpret the coefficient of ROE and ROS as elasticity coefficient? क्या हम इसको elasticity के तौर पे कर सकते हैं? No, we cannot do this, क्योंकि हमारे पास लॉग की वैल्यू लॉग जो है वो सिर्फ सेल्स तक है, जबकि हमारे पास रेट और रिटर्न्स पे हमने इसको लॉग फॉर्म में नहीं लिया है, जिसकी वजह से हमारे पास ये वैल्यूज इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। That's all for this lecture, whole chapter, whole topic. Thank you very much. If you have any question, you can post and you can message me. Thank you. Allah Hafiz.